सर आपसे जानना चाहेंगे, एक लंबे अरसे तक आप सक्रिय राजनीति से दूर रहे, करीब 1 दशक। उसके बाद अभी आपने कांग्रेस में प्रवेश किया है। तो जानना चाहेंगे वो क्या वजूहत रही जो आप दूर रहे राजनीति से? और वो क्या वजह रही कि आप राजनीति में फिर से दोबारा आए? और कांग्रेस पार्टी का चुनाव क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि सुरेश दादा के जाने के बाद में मेरे 2.5 साल बाकी थे कॉर्पोरेटर के। मैंने रिज़ाइन दिया और उसके बाद मैं पॉलिटिक्स से अलग हट गया। लेकिन इन 10-11 सालों में मैंने ये महसूस किया कि पॉलिटिक्स के ज़रिए से जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए, समस्याओं के लिए एनजीओ के तौर पे तो हम हर चीज़ के लिए लड़ते रहे, लड़ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल फोरम जो होता है, पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म होता है, उसकी अपनी एक अहमियत होती है। इन 10-12 सालों में मैंने देखा कि आज देश की हालत क्या हो गई है। जो कुछ वादे किए गए थे, नौकरियों को कहिए, किसानों के कहिए, खवातीन की, महिलाओं की सुरक्षा के कहिए, अमन और शांति की बात की गई थी, लेकिन 10 सालों में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वोच्च एक हमारी पोस्ट पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि माननीय पंत प्रधान जी का अक्सर भाषण में जो उनके अल्फाज, उनकी बातें, ऐसा लगता है कि पंत प्रधान जी को ये शब्द उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते। एकदम नीचे की लेवल पे जाकर उन्होंने वोटों के लिए ऐसा करना ये मुनासिब नहीं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की हालत देखिए कि सियासत का एकदम निचला दर्जा आ चुका है। एक विश्वास जो है वो राजकारण में लोगों का उठते जा रहा है। जहाँ पर हर चीज़ का व्यापारीकरण हो रहा है, वहीं सियासत का भी व्यापारीकरण शुरू हो चुका है। हम जिनको प्रतिनिधि चुन के दे रहे हैं, बड़ी आशा से चुन के दे रहे हैं, लेकिन मालूम हुआ कि वो उधर चले, कोई इधर चला। कोई वैचारिक तौर पे राजकारण के अंदर बहुत कम लोग बचे हैं जो इसको कर रहे हैं। राज्य के अंदर कायदे कानून की व्यवस्था, राज्य में शिक्षण की व्यवस्था, हमारे फडणवीस जी और शिंदे सरकार साहब के राज्य में 2000 शेतकरियों की आत्महत्या, 3-3 साल की बच्चियों के बलात्कार। हमारी औरतें महफूज नहीं, हम महफूज नहीं। बेरोजगारी चरम पर है और नफरत की बातें ज्यादा की जा रही है। हिंदू मुस्लिम करके वोटों की राजनीति की जा रही है। धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान जो पहुंच रहा है वो है हमारे संविधान को। कि संविधान को पूरी खत्म करने की साजिशें चल रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर तो जलाया गया। मैं संविधान का इसलिए कह रहा हूं कि आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हम सड़क पर अपनी बात जो करते हैं, अपने विचार हम रखते हैं, ये सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है। इसमें हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, भारतीय को अपने धर्म पर चलना, रहने की आज़ादी, खाने पीने की आज़ादी, इक्वल राइट्स की बात की गई है। हर तरह से उनके उत्थान की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दस्तूर को मानने को कोई तैयार ही नहीं है। एक दूसरे के धर्म का आदर, सम्मान ये सियासत के लिए खत्म किया जा रहा है।
पिछले दिनों कुछ धर्म गुरु ने प्रॉफेट मोहम्मद के ताल्लुक से भी क्या कहा हुआ आप सब जानते हैं। उन्होंने कहा उसका निषेध हुआ, अपेक्षित था कि कार्रवाई हो। अगर वहां पर कोई मुस्लिम धर्मगुरु भी ये बात कहता है कि किसी हमारे हिंदू भाइयों के धर्म को भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो हम इनके बारे में कहते हैं। लेकिन सीएम साहब का स्टेज पर आकर कहना कि हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, बाल बांका नहीं होने देंगे, बहुत दुख की बात है। नीतीश राणे साहब आमदार हैं, दस्तूर पे हाथ रखकर, संविधान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि मैं हमारे देश की, राज्य की अखंडता, एकता को कायम रखूंगा, संविधान की रक्षा करूंगा। कसम खा के बैठ जाते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जाहिर सभाओं में कह रहे हैं कि एक एक को मस्जिद से चुन चुन कर मारेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि ये चुनावी जुमले हैं, ये इम्पॉसिबल है। कम से कम महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में ऐसा करना ये नामुमकिन है। लेकिन भड़काने की बात करना, वो तो मैं बहुत बधाई देता हूँ हमारे मुस्लिम नौजवानों को खास तौर से, और हमारे हिंदू नौजवानों को खास तौर से, कि जिन्होंने भावना में आकर और कायदे कानून को अपने हाथ में नहीं लिया और अमन और शांति बरकरार रखी। ये सारे अत्याचार देखने के बाद कैसे इसका बदल आएगा, क्या करना चाहिए, तो मन में ये ख्याल आया कि कल इस दुनिया से जाने के बाद हम अगर ये रोकने के अंदर कहीं भी छोटा हिस्सा क्यों ना बने। आज जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर, हमारे पुरखों ने जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज उनकी तस्वीरें लगाकर हम उनका सम्मान से कहते हैं कि हम, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी, आज़ादी की जंग लड़ी थी। मैंने सोचा कि क्या घर में बैठकर हाथ पर हाथ धरे, अगर हमने बाहर निकलकर ये सब चीज़ें रोकने का हिस्सा नहीं बने, तो कल आने वाली पीढ़ी और आने वाली नस्ल शायद अपनों को माफ़ नहीं करेगी। ये विचार मन में आया। मेरा विचार करने के बाद, क्योंकि मैं दादा के साथ काम करने के पहले कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था यूथ का, और उसके बाद में फिर मैं दादा के साथ आया। दादा के साथ आने के बाद में दादा कांग्रेस में रहे, राष्ट्रवादी में रहे, हम उनके साथ रहे। फिर दादा ने और पक्ष बदले। फिर हमने कहा कि दादा अब आपके मित्र हम हैं, अब पॉलिटिक्स में हम नहीं आते, आपके पक्ष में नहीं आते। उस समय महाविकास आघाड़ी नहीं थी। दादा के साथ काम करने का मौका मिला। 25-30 साल तक के इस गांव की हमने सेवा की, तालुके की सेवा की। पवार साहब का प्रेम मिला, मुझे एमएलसी भी कर रहे थे। और वहाँ दादा के साथ जो आज दादा ने इस छोटे से खेड़े को इंटरनेशनल सिटी बनाया है, आज जो एरोप्लेन हमारे गांव के ऊपर उड़ रहे हैं, आज जो आसमान को छूने वाली इमारतें हम देख रहे हैं। सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी, राज्य सरकार नौकरी बेरोजगारों की बात करती थी। अकेले सुरेश दादा ने हजारों कॉम्प्लेक्स बनाए, लोगों ने दुकानें शुरू की, और आज वीटी और दादर पर जैसे बम्बई के सबअर्बन से काम के लिए काम करने वाले लड़के लड़कियां यहाँ पर दुकानों पर आते हैं, वही सीन आप स्टेडियम के बाद देख सकते हैं। दादा जैसे व्यक्ति ने हजारों हजारों लोगों को रोजगार यहाँ पर उपलब्ध किया। इस खेड़े को दादा ने एक बहुत ही अच्छा शहर बनाया। ये स्वर्ण नगरी कहलाती है, सबसे प्योर गोल्ड यहाँ मिलता है। बहुत ये करने के बाद गरीबों को रास्तों पर से उठाकर, झोपड़पट्टियों से निकालकर और पक्के घर दिए। कभी कभी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था कि जो व्यक्ति ने लोगों को अच्छे बिस्तर, टॉयलेट अटैच घर दिए, उसके लिए उसको घास पर जेल में सोना पड़ा। मन एकदम पॉलिटिक्स से उतर गया था। लेकिन फिर यह सोचे कि फिर क्या ऐसे रहने से हमारी समस्याएं हल होगी। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, करोड़पति नहीं, एक सामान्य वर्कर हूँ। एजुकेशन में काम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ।
अन्याय के विरोध में जो भी संगठनाएं काम करती उनके साथ रहता हूँ, लेकिन सियासी तौर पे मेरा कुछ नहीं था। सियासत में आने का मकसद मैं आपके ज़रिए से वाज़ेह कर देता हूँ कि ना मैं नगर सेवक के लिए खड़े रहूँगा, ना आमदार के लिए खड़े रहूँगा, ना मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ूँगा। लेकिन कॉरपोरेशन से लेकर विविध पदों पर समाज के अपने साथियों के साथ, जो सेकुलर हमारे दीगर हिंदू भाई हैं, उनके साथ मिलकर इस गांव की सेवा के लिए नौजवानों को आगे लाना, एक दूसरे से मिलकर इस गांव की देश की सेवा करना, ये मेरा उसके अंदर पहला मकसद है। दूसरा, कोई लालच नहीं है और ये मौका था, लेट हो गया इसमें कोई शक नहीं। मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जब बुलाया जा रहा है तो मैं उतने गांव कवर नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, राष्ट्रवादी आदरणीय शरद पवार और आदरणीय उद्धव जी ठाकरे, ये तीनों ने मिलकर, और यहाँ तो समाजवादी भी है, और इन सब ने मिलकर जो फोरम बनाया जिसे महाविकास आघाड़ी कहते हैं, उनके लिए मैंने काम शुरू किया, कर रहा हूँ। अभी भी मैं आज 2 सभाएं करके आया हूँ, कल भी मेरे प्रोग्राम है, परसों भी मेरे प्रोग्राम है। मैं महाविकास आघाड़ी के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ जगह पे मैं गया, कुछ जगह नहीं जा पाया, लेकिन आपका माध्यम भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। मैं आपके माध्यम से भी जलगांव ज़िले के ख़ास तौर से जितने भी हमारे शुद्ध नागरिक है, मतदाता है, हर धर्म हर जाति के लोगों से अपील करता हूँ कि जिनको हमने मौका दिया था उन्होंने कुछ नहीं किया, जुमलाबाजी की, हिंदू मुस्लिम करके वोटों की राजनीति करते हैं, और उसकी हालत आज ये है कि माननीय पंत प्रधान का बम्बई का प्रोग्राम हुआ, 60 से 70% कुर्सियां खाली पड़ी थी। ये महाराष्ट्र के मतदाताओं का एक कल समझ में आया, और ये कल समझकर उनको समझ गया है कि भाई ये सत्ता अपने हाथ में नहीं रहेगी। 4 साल 10 महीने के बाद उन्होंने लाड़की बहना योजना, बेरोजगारों को पैसे देना, वयोवृद्ध रिटायर्ड लोगों को, बुजुर्गों को पेंशन देना, ये सारी चीज़ें 4 साल 10 महीने के पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने की नहीं। आज हमारी बहनों का 1500 रुपये से ज़्यादा, वो कहते हैं कि पैसे नहीं दिए चलेगा, लेकिन महंगाई कम करो। आपने 1500 रुपये महीना दिया, तेल का भाव क्या है वो देख लीजिए आप, दाल के भाव क्या है, हर चीज़ महंगी है। मैंने कैलकुलेशन करके देखा, उसकी तफसील नहीं बताऊंगा, कि 150 तो आ रहे हैं, 15,500 तो आ रहे हैं, लेकिन 4,500 का घर का बजट बिगड़ गया। सब चीज़ें आसमान को छू रही है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान है, वहाँ हम जाएं, लोगों से मिलें और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों के लिए काम करें। देर से आया इसलिए सब जगह नहीं जा सकता, लेकिन जितने 11 के 11 उम्मीदवार खड़े हैं उसमें हमारी 3 लाड़की बहना है। लाड़की बहना को 1500 रुपये देना तो उन्होंने पसंद किया, लेकिन आमदार बनाना उनको, वो नहीं चाहते कि कोई हमारी बहन भी आमदार बने। ये तो इन लोगों ने, हमारे नेताओं ने 3 महिलाओं को टिकट देकर ये बतलाया कि हम महिलाओं का भी सम्मान और उनको भी नेतृत्व देने के जो है तो मतलब आगे आए हैं। तो ऐसे समय में, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो खड़े सब पता है, उनके नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन इन 11 जगहों पर जो भी खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे ताल्लुकों के अंदर एक अच्छा मोहब्बत का, अमन का वातावरण रहे, नफ़रत की बातें कम हो, डेवलपमेंट की ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत अच्छा जाहिरनामा महाविकास आघाड़ी का है कि इन्होंने 1,500 दिया, लेकिन राहुल जी ने, महाविकास आघाड़ी ने 3,000 रुपये देने का वादा किया, और 3,000 के साथ महंगाई को नहीं बढ़ने देंगे, उसके भी रेट कंट्रोल में रखेंगे, ये उन्होंने बात कही है। बस को उन्होंने फ्री किया है और गैस का भी भाव किया है, सब बातें उन्होंने की है। मुझे लगता है कि ये मोहब्बत के लिए, अमन के लिए, लोगों की भलाई के लिए,
शेतकरियों की 2000 आत्महत्या इनके राज्य में हुई और रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट करना ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैं इंदिरा कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से आया हूँ आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, और सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपनी अपनी जगह, समय कम है, अपने अपने एरिया में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। मैं ऐसी अपील भी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।